हेलो फ्रेंड्स। आज हम इंडियन पॉलिटी का जो पार्ट 1 है, ठीक है, जिसका टाइटल है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये जो पार्ट है आपका, ये इंक्लूड करता है आपके आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 4। ठीक, तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले आर्टिकल 1 के बारे में। ठीक है, तो जो आर्टिकल 1 है वो क्या कहता है कि इंडिया इज इक्वल्स टू भारत, है ना। दोनों सेम नेम है एक दूसरे के। वो क्या है? ये है यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, कई सारे स्टेट्स हैं जो हमारे पास आज की डेट में 28 स्टेट्स है। उन सभी स्टेट्स का सम, सभी को मिलाकर एक कंट्री बनती है, वो है आपकी भारत और इंडिया। ठीक है, अब देखिए इसमें एक टर्म आता है टेरिटरी ऑफ इंडिया, है ना, टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया की टेरिटरी कौन सी है? तो इंडिया की टेरिटरी में आपके यूनियन ऑफ स्टेट्स भी आएंगे और यूनियन टेरिटरीज भी आएंगी, और साथ में वो इलाके भी आएंगे जिसे भारत ने एक्वायर किया हुआ है। ठीक है, जिन्हें जंग के दौरान या किसी संधि के दौरान जीता गया है या लिया गया है। ठीक है, तो वो सारा इलाका आपका किस पे आएगा? टेरिटरी ऑफ इंडिया में। देखिए यूनियन ऑफ स्टेट्स है, तो यूनियन ऑफ स्टेट्स में जो है वो सिर्फ स्टेट की बात करता है। ठीक है, इसमें यूनियन टेरिटरीज जो है आपकी वो इंक्लूडेड नहीं है। जो आपकी यूनियन टेरिटरीज जैसे आपकी दिल्ली, चंडीगढ़, पौंडीचेरी, है ना, ये सब क्या है इसमें इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, क्लियर। चलिए फिर हम बात करते हैं अपने अगले आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 2 की। ठीक है, ये था आपका आर्टिकल 1। फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 2 की। आर्टिकल 2 क्या कहता है कि ये एम्पावर करता है कि यूनियन को, किसको एम्पावर करता है? यूनियन को। यूनियन मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट। यूनियन को एम्पावर करता है कि वो किसी भी नए स्टेट को, कि वो न्यू फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट के लिए उसको एम्पावर करता है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, किसी भी नए स्टेट को बना सकती है कौन? यूनियन। ठीक है, और बना सकती है या इस्टेब्लिश कर सकती है। ठीक है, एक और वर्ड होता है इस्टेब्लिश करना, इस्टेब्लिश कर सकती है। ठीक है, जिसमें उसको ये पावर होती है कि वो क्या करती है, यूनियन एक नया स्टेट बनाएगी। वो कहाँ से? वो आपके जो पर्टिकुलर टेरिटरी है, ये टेरिटरी है सपोज, इस टेरिटरी के अंदर से भी बना सकती है, या कोई जो टेरिटरी उसने एक्वायर की है उसको भी वो कंसिडर कर सकती है एज अ स्टेट बनाने के लिए। ठीक है, फिर है बात आपकी आर्टिकल नंबर 3 के बारे में। तो आर्टिकल 3 जो है वो बेसिकली पार्लियामेंट को पावर देता है। किसको पावर देता है? पार्लियामेंट को, जो संसद है आपकी। ठीक है, पार्लियामेंट को कुछ अथॉरिटीज और पावर देता है कि वो क्या करे, नया स्टेट बना सकती है। वो पार्लियामेंट न्यू स्टेट बनाई जा सकती है। किसके तहत? सेपरेशन ऑफ टेरिटरीज, सेपरेशन ऑफ टेरिटरीज, सेपरेशन ऑफ टेरिटरीज। ठीक है, देखिए जो ऑलरेडी हमारे पास स्टेट्स है ना, उनको हम बाइफर्केट करके या तोड़ के हम दूसरा एक स्टेट या दूसरा यूनियन टेरिटरी हम बना सकते हैं। ये अधिकार दिया गया है पार्लियामेंट को आर्टिकल 3 के तहत। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि कई कैटेगरीज आती हैं। जैसे पहली तो आपकी ये होगी कि नया स्टेट बना सकता है टेरिटरीज के थ्रू। ठीक है, फिर आता है कि दो या दो से ज़्यादा, मोर देन टू, मोर देन, ठीक, टू और मोर, उतने स्टेट्स को ज्वाइन कर दिया जाए, यूनाइट करके एक नया स्टेट बना दिया गया। जैसे दो दो तीन छोटे छोटे राज्य हैं, उनको जोड़ करके एक बड़ा राज्य बना दिया गया। ठीक है, ये कौन कर सकता है? पार्लियामेंट कर सकती है आपकी। ठीक, और फिर क्या कर सकती है? एरिया इंक्रीज कर सकती है, साइज ऑफ एरिया। ठीक है, जो स्टेट है या यूनियन टेरिटरी है उसका क्या है, एरिया बढ़ा सकती है ना। कि भाई जैसे ये आपका एरिया था, ये सपोज गुजरात है। ठीक है, तो जो गुजरात का जो एरिया है, तो क्या पार्लियामेंट कर सकती है कि गुजरात के एरिया में से कुछ हिस्सा लेकर वो एमपी को दे सकती है। तो ये क्या हो गया, ये एमपी का इलाका हो जाएगा। फिर ये इतना पार्ट गुजरात से कट गया। ठीक है, तो ये एरिया इंक्रीज कर सकती है, डिक्रीज कर सकती है। ठीक है,
और स्टेट्स की बाउंड्रीज को भी अल्टर कर सकती है। ठीक है, कुछ क्या होते हैं कि कई स्टेट्स में क्या होता है, कोई डिस्प्यूट चलता है बाउंड्रीज पे, है ना, जैसे ये आपका गुजरात है, ये आपका राजस्थान है। ठीक, तो राजस्थान के बॉर्डर पे कुछ इलाके ऐसे हो सकते हैं संभवतः, फॉर एग्जांपल की बात कर रहे हैं हम, कि वो चाहते हैं कि हम गुजरात की टेरिटरी के अंदर आए ताकि हमारा विकास थोड़ा ज़्यादा हो सके। ठीक है, तो अब पार्लियामेंट में ये बिल लाया जा सकता है कि जो टेरिटरी है गुजरात की वो बढ़ा दी जाए। ठीक है, तो ये वाला इलाका गुजरात टेरिटरी के अंदर आ जाएगा। तो उससे क्या है, इसका इस एरिया के जो लोग हैं वो क्या है, उनको क्या बेनिफिट मिलेगा, जो गुजरात के लोगों को बेनिफिट मिलते हैं। ठीक है, और जो पार्लियामेंट है उसी के तहत क्या हो सकता है, किसी भी स्टेट का जो है नेम, है ना, नाम भी चेंज हो सकता है। ठीक है, ये सब जो कार्यक्रम है, ये सब जो काम है वो किसके तहत होंगे, आर्टिकल 3 थ्रू बाई पार्लियामेंट। ठीक, और जो आर्टिकल 2 था, आर्टिकल 2 जो था वो क्या है, यूनियन को डायरेक्ट पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो नया स्टेट बना सकती है विदाउट कंसिडरिंग दिस पार्लियामेंट प्रोसेस। ठीक है, वो स्पेशली उन केसेस में है जहाँ पर नया आपका लैंड एक्वायर किया गया है, जीता गया है किसी युद्ध में, या किसी ने सरेंडर किया है ना। जैसे आज की डेट में अगर जो नेपाल का है कि हम भारत के साथ मिलना चाहते हैं, है ना, तो क्या होगा, नेपाल के जितने स्टेट्स हैं उनको क्या यूनियन टेरिटरी, मतलब जो ये यूनियन है आपकी, उसको एक नया स्टेट का स्टेटस दे सकती है। ठीक है, नेपाल तो काफ़ी बड़ा हो गया, मतलब ऐसे ही छोटे मोटे जो स्टेट्स हैं, कंट्रीज़ हैं, वो अगर जो मर्ज होना चाहें, है ना, इस तरीके से। ठीक, चलिए फिर हम बात करते हैं इसमें जो आर्टिकल 3 है, इसको जो है पार्लियामेंट में लाने से पहले किसकी परमिशन चाहिए, प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन चाहिए, प्रायर अप्रूवल कह लीजिए, है ना, अप्रूवल चाहिए प्रेसिडेंट का संसद में, पार्लियामेंट में लाने के लिए ये बिल। ठीक है, और पार्लियामेंट जो है, प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट को भेजने से पहले, बिफोर सेंडिंग टू पार्लियामेंट, है ना, सेंडिंग टू पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट को भेजने से पहले वो क्या करेंगे, जो कंसर्न स्टेट्स हैं, जो स्टेट्स हैं उनसे क्या करेंगे, एडवाइस मांगेंगे कि भाई ऐसा ऐसा करने जा रहे हैं, कि आपका क्या स्टेक है ना, कि भाई कोई डिसीजन लिया जा रहा है, तो जो आपके स्टेट्स हैं, वहाँ के सीएम हैं, जो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है, वो प्रेसिडेंट को अपनी बात बताएगी कि हम इस चीज़ से राज़ी हैं, हम इस चीज़ से नाखुश हैं, हम इस चीज़ से खुश हैं। ठीक है, तो उसके बाद फिर प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे कि क्या करना है, और फिर उसे पार्लियामेंट में भेज दिया जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि प्रेसिडेंट जो है वो बाइंडिंग नहीं है भाई, अगर जो भी स्टेट ने कहा, प्रेसिडेंट जो है वो बाइंडिंग नहीं है, बाध्य नहीं है, कि भाई जो अगर जो इन्होंने स्टेट ने मना किया या जो एडवाइस दी, भाई उसके ऊपर प्रेसिडेंट का वो नहीं है कि भाई ये इन्होंने कहा है तो प्रेसिडेंट को ये चीज़ माननी पड़ेगी, है ना। प्रेसिडेंट जो है वो बिल को क्या कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं, कि भैया ऐसा जो आप बाइफर्केट करना चाहते हैं या ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, या एरिया बढ़ाना चाहते हैं, हम इस प्रपोजल को रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, बट इसमें भी एक चीज़ आती है कि पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी एक टर्म आता है। ठीक है, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी का मतलब ये हुआ कि अगर जो प्रेसिडेंट ने एक बार मना कर दिया, ठीक, तो उसके बाद अगर ये दोबारा बिल इंट्रोड्यूस किया गया, फिर पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट ने इसको क्या करना पड़ेगा, कंसेंट देना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर पार्लियामेंट प्रेसिडेंट जो है उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते, उसको अप्रूव करना ही पड़ जाएगा सेकेंड टाइम में। ठीक है, एक बार तो रिजेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद फिर उन्हें अप्रूव करना ही पड़ेगा। क्यों, क्योंकि क्या है यहाँ पे पार्लियामेंट सुप्रीमेसी की वजह से। ठीक है, अब देखिए फिर आता है आपका आर्टिकल नंबर 4। ठीक, फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 4 के बारे में। आर्टिकल 4 जो है वो क्या कहता है कि भाई जैसे आपको अमेंडमेंट करने के लिए कौन सा आर्टिकल यूज़ करना है, आर्टिकल अमेंडमेंट के लिए आपको आर्टिकल 368 को यूज़ करना है। ठीक है, बट जब यूनियन का और यूनियन टेरिटरीज का और स्टेट्स का चेंजिंग करना है कुछ उसमें नाम में, टेरिटरीज में, है ना, तो उसके लिए आर्टिकल 368 की ज़रूरत नहीं है।
आर्टिकल 4 ये कहता है कि 368 की कोई स्पेशल ज़रूरत नहीं है अगर जो चेंजेस करना है, ठीक है। तो चेंजेस करने के लिए आर्टिकल 1 एंड आर्टिकल 4 इज सफिशिएंट टू चेंज इन द यूनियन टेरिटरीज एंड यूनियन नेम एंड द एरियाज, ठीक है। जो चेंजेस होने हैं पिछले हमारे दो आर्टिकल 2 और 3 के अंतर्गत, उसके लिए आर्टिकल नंबर 1 और आर्टिकल नंबर 3 ही सफिशिएंट है, ठीक है। अब देखिए, ये तो हो गई हमारी आर्टिकल्स की बात। फिर अब देखिए इसमें क्या है, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। जैसे एक कमीशन आया था, धार कमीशन, धार कमीशन, ठीक है। तो धार कमीशन जो आया वो सेटअप किया गया था। उसके बाद जो है एक जो भारत का पहला फर्स्ट लिंग्विस्टिक बेस्ड स्टेट जो है फॉर्म हुआ 1953 में, वो कौन सा था? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है। लिंग्विस्टिक का मतलब होता है भाषा के आधार पर, ठीक है। तो भाषा के आधार पर जो सबसे पहला राज्य आपका गठित हुआ वो 1953 में हुआ, उसका नाम था आंध्र प्रदेश, ठीक। देखिए धार के सामने जो एस के धार थे, ये जो चेयरमैन थे धार, इनका नाम था एस के धार, ठीक है। ये जो कमीशन के चेयरमैन थे, इनके सामने कई चीज़ें आई जिसके तहत ये कहा गया कि भाई जो स्टेट्स हैं उनको भाषा के आधार पर डिवाइड किया जाए, है ना। इन्होंने ये रिकमेंड किया कि भाषा के आधार पर स्टेट्स को डिवीज़न, क्योंकि देखिए उस टाइम क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, नया नया देश आज़ाद हुआ था, तो स्टेट्स को क्या है, भाषाओं के लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड कर दिया जाए, ठीक है। तो उसी क्रम में ये डिवीज़न हुआ था। तो उसके बाद फिर एक और कमीशन आया, कमिटी आई थी आपकी, वो थी आपकी जेवीपी कमेटी, जेवीपी कमेटी, ठीक है। जेवीपी कमेटी, देखिए जैसे जे है आपका, जे कौन है? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। पी कौन है आपके? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक। और पी कौन है आपके? पी है आपके पत्ताभी सीतारमैया, सीतारमैया, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने कहा कि इस कमेटी ने कहा था कि भाई जो स्टेट का जो रीऑर्गेनाइजेशन है, स्टेट का जो रीऑर्गेनाइजेशन है वो लैंग्वेज के बेस पे होना चाहिए, ठीक है। बट इनके बाद एक और कमेटी आई, ठीक है। वो कमेटी का नाम था आपका फजल अली कमीशन, फजल अली कमीशन, ठीक। तो जो फजल अली कमीशन थे, इसके भी 3 मेंबर्स थे, तो उनके नाम जरा देख लेते हैं। पहले तो आपके जो चेयरमैन थे इसके, ठीक, वो थे आपके फजल अली, ठीक। दूसरे थे इसमें के एम पानीकर, ठीक है। फिर थर्ड थे इसमें के एन सॉरी एम एन कुंजरू, ठीक है। तो ये 3 मेंबर्स थे फजल अली कमीशन के। इन्होंने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया कौन से कॉन्सेप्ट को? धार कमीशन के कॉन्सेप्ट को और जेवीपी कमेटी जो थी आपकी, इसके कॉन्सेप्ट को, कि भाई जो स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन है वो लैंग्वेज बेसिस पे नहीं होगा, ठीक है। वो इन्होंने क्या कहा कि ये लैंग्वेज बेसिस पे तो नहीं होगा, बट ये होगा आपका फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन लेते हुए, ठीक है। इनके जो पॉइंट थे कि जो रीऑर्गेनाइजेशन हम कर रहे हैं वो फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है, और इकोनॉमिक के बेसिस पे हम स्टेट्स का डिवीज़न करेंगे, ठीक। जिससे क्या है, कंट्री को क्या मिलेगी? प्रिजर्वेशन मिलेगा, मतलब संरक्षण मिलेगा चीज़ों को, ठीक है। स्ट्रेंथ मिलेगी कंट्री को, ठीक है। क्योंकि देखिए देश क्या नया नया आज़ाद हुआ है, ठीक। अगर जो सारी रिच चीज़ें, जो डेवलप्ड चीज़ें हैं, वो एक ही स्टेट में चली जाएं, ठीक, तो उससे क्या होगा, वो तो डेवलप हो जाएगा, ग्रो करेगा, बट जिसके पास नहीं रह गया कोई भी डेवलप चीज़ है, वो क्या है, और पिछड़ता चला जाएगा, ठीक है। ताकि वो इक्वलाइजेशन बना रहे
इस वजह से एक सही तरीके से उसका डिवीज़न करना ज़रूरी था। तो इसके बाद इस कमीशन की रिपोर्ट मानी गई, इसने जो रिकमेंडेशन दी थी, जो आपकी फजल अली कमीशन ने जो रिकमेंडेशन दी, उसके तहत जो स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, तो वो हुआ था 1 नवंबर 1956 को। ठीक, इसके तहत क्या हुए, 14 स्टेट्स बनाए, सॉरी 14 स्टेट्स बनाए गए और 6 यूनियन टेरिटरीज बनी आपकी। ये कब बनी थी, 1956 में। बट देखिए जो हमारा था आंध्र प्रदेश, वो 1956 से पहले ही 1953 में ही लैंग्वेज बेसिस पे अलग राज्य बन गया था। ठीक है, अब देखिए इसी चैप्टर में आता है फिर एक एक्ट आता है इसमें, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। ठीक है, जिसके तहत स्टेट्स को क्या किया गया, अलग अलग बांटा गया। ठीक, तो देखिए केरला जो है, जो केरल स्टेट है आपका, केरला स्टेट, ये किन किन जगहों को मिलाकर बनाया गया। देखिए केरला स्टेट में त्रावणकोर, मालाबार, ठीक है, भी उसी साइड का एक इलाका है, और काजरगोड़ा। ठीक है, ये 3 इलाके मिलाकर केरल स्टेट का एक नया स्टेट बनाया गया। 3 मर्जिंग स्टेट्स को, छोटे छोटे राज्य थे, इनको मिला के एक नया स्टेट बना, वो था पर केरला। और इसी टाइम पर कुछ और नए राज्य आए, जैसे आपके आंध्र प्रदेश, MP, पंजाब, राजस्थान। ठीक है, और तेलंगाना जो है आपका, जो तेलंगाना स्टेट है ना, तेलंगाना, ठीक है, ये स्टेट जो है वो आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना। ठीक है, कब, 2014 में। ठीक, और इसके कुछ सालों तक जो जॉइंट कैपिटल रही कौन सी, वो थी हैदराबाद। हैदराबाद जो है इसकी जॉइंट कैपिटल रही कुछ सालों तक। ठीक है, अब देखिए इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो उत्तर प्रदेश है आपका, वो पहले क्या था आपका, यूनाइटेड प्रोविंस। उसका पहले नाम था यूनाइटेड प्रोविंस। बाद में जब 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, उस टाइम पर इसका पहली बार नाम चेंज किया गया यूनाइटेड प्रोविंस से उत्तर प्रदेश। ठीक, देखिए एक और स्मॉल छोटा सा चेंज हुआ था 2011 में। ठीक है, 2011 में जो उड़ीसा है, ठीक है, उड़ीसा, देखिए उड़ीसा, ORISSA है ना, ये स्पेलिंग थी उड़ीसा की। उसके बाद 2011 में इसकी स्पेलिंग चेंज कर दी गई, ओडिशा कर दिया गया इसे। ठीक है, ये भी एक छोटा सा फैक्ट है जो देख लीजिए, कई बार आ जाता है। अब देखिए जो 1956 का जो रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था, उसमें जो स्टेट्स बने थे, है ना, वो कौन कौन से बने थे और कौन कौन से साल में बने थे। ये कई बार एग्जाम्स में, जो स्टेट PCS के एग्जाम्स होते हैं, उसमें कई बार पूछा जाता है कि जो आपके स्टेट्स हैं वो कब कब बने, उनका सीक्वेंस क्या क्या रहा, है ना। तो ये देखते हैं हम, जैसे महाराष्ट्र है आपका, महाराष्ट्र प्लस गुजरात, देखिए याद रखिएगा इन चीज़ों को, ये आपके 1960 में इनका फॉर्मेशन हुआ। पहले क्या था, एक ये मुंबई प्रोविंस था पूरा, महाराष्ट्र और गुजरात वाला, है ना, बॉम्बे प्रेसिडेंसी जिसे कहते थे। उसके बाद इस 1960 में से तोड़ा गया महाराष्ट्र और गुजरात के इलाकों में। फिर आपका आता है दादर एंड नागर हवेली, है ना, ये आपका UT बना 1961 में। ठीक, तब इससे पहले, और ये कई क्वेश्चन भी कई बार आया, नागर, ये जो दादर है नागर हवेली है, यहाँ पर राज किसका चल रहा था, फ्रेंच का, इंग्लिश का, किसका, पुर्तगीज़ का। तो यहाँ पर जो राज कर रहे थे, पुर्तगीज़ कर रहे थे। ठीक है, और वो लोग 1961 में गए और फिर ये आपका यूनियन टेरिटरी बना। फिर आपका एक आता है गोवा एंड दमन एंड दीव। ठीक है, ये जो इलाके हैं ये यूनियन टेरिटरी बने आपके 1962 में। ठीक, कैसे बने, इसमें क्या हुआ था, पुलिस एक्शन हुआ था। पुलिस एक्शन मतलब जो पुलिस फोर्स है या सेना है, उसके द्वारा इनको आज़ाद कराया गया था, इन स्टेट्स को। ये आपका स्टेट है, ये आपका यूनियन टेरिटरी है। ठीक, इनका फॉर्मेशन 1962 में हुआ। साथ ही में पुडुचेरी
पुडुचेरी, पौंडीचेरी जिसे कहते हैं आप, ये भी 1962 में फॉर्म हुआ था। ठीक, फिर हम बात करते हैं नागालैंड की। जो नागालैंड है आपका, नागालैंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, ये आसाम का हिस्सा था पहले, और ये आसाम से अलग हुआ 1963 में। ठीक है, फिर हम बात करते हैं हरियाणा, चंडीगढ़ एंड हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ये जो तीन आपके, एक तो यूनियन टेरिटरी हो गया ये वाला, और ये दो स्टेट्स है, ये तीनों का जो फॉर्मेशन है वो हुआ 1966 में। ठीक है, आपको ईयर बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसमें सीक्वेंसिंग के आते हैं कि आपको नागालैंड दे दिया, असम दे दिया, हरियाणा दे दिया, हिमाचल दे दिया, तो इसमें बताइए कौन सा जो है असेंडिंग ऑर्डर में है या डिसेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर हम बात करते हैं मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय की। ठीक है, ये जो तीनों स्टेट्स हैं ये बने आपके 1972 के अंदर। ठीक, अब इसके बाद बात करते हैं हम सिक्किम की, है ना। सिक्किम जो आपका एक छोटा सा स्टेट है वेस्ट बंगाल के ऊपर, आसाम और वेस्ट बंगाल के कॉर्नर पे एक तरीके से, जिसे चिकन नेक का इलाका भी कहते हैं। तो ये जो है ये आया हमारे पास 1974 में। ठीक है, इसमें 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया गया था, क्योंकि इसका ये क्या था, सिक्किम आपका एक सेपरेट इलाका था जहाँ क्या था, राजा था, किंग सिस्टम था। तो उसके बाद 74 में क्या है, ये इंडिया में शामिल हो गया, तो इसको 35 एक्ट के तहत भारत में शामिल किया गया। ठीक है, और इसमें कौन सा आर्टिकल इस्तेमाल किया गया, आर्टिकल नंबर 2, क्योंकि ये क्या डायरेक्ट क्षेत्र किसके आ जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन ऑफ स्टेट्स का। ठीक है फिर हम बात करते हैं मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक, एंड गोवा, है ना। ये कब आए थे, 1962 में। गोवा हमने देखा है था भी साथ में, तो उसी टाइम पे मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और आपका कौन सा था, पौंडीचेरी, दमन दीव, है ना, ये सारे कब है, 1962 के। फिर आता है आपका छत्तीसगढ़, सीजी, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। ये जो तीनों स्टेट हैं ये फॉर्म हुए आपके ईयर 2000 में। ठीक है, और साथ ही आपका जो तेलंगाना हुआ वो आपका 2014 में, जो लास्ट हमारा लेटेस्ट सेपरेशन हुआ इसका। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, जब आर्टिकल 370 आपका हटा, है ना, 370 आपका हटाया गया जब, तो उसके बाद क्या हुआ, जो आपका जम्मू एंड कश्मीर था वो एक स्टेट था, वो कन्वर्ट हो गया जम्मू एंड कश्मीर प्लस लद्दाख में। ठीक है, ये आपका यूनियन टेरिटरी बना, ये यूनियन टेरिटरी बना। ठीक है, ये तो परमानेंट यूनियन टेरिटरी हो गया, और ये जो जम्मू एंड कश्मीर है ये टेम्परेरी यूनियन टेरिटरी बनाया गया। आफ्टर सम टाइम इसको वापस स्टेटहुड मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट के अंदर कहा है। ठीक है, तो ये सब था आपका पार्ट 1 के अंदर आर्टिकल 1 to 4। ठीक है, क्लियर। तो चलिए फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं कुछ चीज़ों को। देखिए, पार्ट 1 यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में बात करता है, जिसमें आर्टिकल 1 है आपका, वो क्या बात करता है, नेम के बारे में, इंडिया भारत शेल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स के बारे में बात कर रहा है। ठीक, फिर आर्टिकल 2 जो है वो क्या कह रहा है कि यूनियन जो है आपका वो नया स्टेट बना सकती है, फॉर्म कर सकती है, इस्टेब्लिश कर सकती है, इसके बारे में बेसिकली बात करता है। ठीक, जैसे क्या सिक्किम के केस में किया था। ठीक, आर्टिकल 2 हो गया। फिर आर्टिकल 3 जो है आपका वो क्या करता है, नया स्टेट फॉर्म कर रहा है, इस्टेब्लिश करना है और सेपरेट करके बनाना, यूनाइट करके बनाना अलग अलग कंडीशन से, वो आर्टिकल 3 के तहत होगा। फिर है आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 क्या था आपका, बेसिकली ये कहता है कि इसके लिए आपको आर्टिकल 4 जो है उसके लिए कहता है कि 368 जो आर्टिकल है अमेंडमेंट का एक्ट, उसकी ज़रूरत नहीं है आपका स्टेट फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो ये से आपके आर्टिकल्स और उससे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास पार्ट 2 से को लेकर। थैंक यू फॉर लिसनिंग।